जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की बेसिक क्लासेस। दोस्तों, यह एक न्यू चैनल है और आपको इस पर मिलता रहेगा रोज हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर हमको आने का मकसद है हिंदी और इंग्लिश आपको बताना। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोज हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस मिलती रहेगी। यदि चाहते हैं आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ना, बेसिक से पढ़ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इस वीडियो का हम लोग का मकसद है आपको हिंदी व्याकरण की बेसिक क्लासेस देना। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, संधि समास व्याकरण आप लोग जानते हैं कि पढ़ते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से करें। यदि आपके मन में भी कोई शंका है कि आखिर में हिंदी व्याकरण शुरुआत की कहाँ से की जाए, तो दोस्तों आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक ही है हिंदी व्याकरण की बेसिक शुरुआत। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं जो समाज में बड़े बुजुर्ग या टीचर क्लास में पूछ सकते हैं। जैसे क्या कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है और लिपि क्या होती है। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, इसी चीज को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्याकरण क्या होती है। देखिए दोस्तों, देखिए व्याकरण क्या होते हैं। देखिए, जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए जिसके माध्यम से हम भाषा को, देखिए यहीं पर महत्वपूर्ण है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना। दोस्तों, इतना ही महत्वपूर्ण है, बोलना और लिखना जानते हैं या सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण हमें क्या बताता है कि आप भाषा को क्या करेंगे, शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख जाएंगे। व्याकरण हमें क्या संदेश देता है कि आप क्या करेंगे, अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। इसीलिए व्याकरण बना है। देखिए दोस्तों, व्याकरण, देखिए जिसके माध्यम से हम भाषा को क्या कर सकते हैं, शुद्ध रूप से। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो आखिर में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, वो किसकी सहायता से, क्योंकि मुझे व्याकरण का ज्ञान है और मैं अपने शब्दों को सजाकर आपके सामने बोल रहा हूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जिसके माध्यम से हम भाषा को क्या बोलते हैं, शुद्ध रूप से बोलते हैं और लिखते भी हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। एक बार और देख लीजिए, जिसके माध्यम से हम अपने भाषा को शुद्ध रूप से बोलते हैं और लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, अलग अलग भाषा का अलग अलग व्याकरण होता है। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण, इसको ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण। यदि आपसे कहा जाए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर। यदि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, संस्कृत व्याकरण। अर्थात कि हर एक भाषा का, हर एक लैंग्वेज का अलग अलग व्याकरण होता है। जैसे हिंदी का तो हिंदी व्याकरण जो पढ़ते हैं हम लोग, संधि समास। और देखिए दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर जैसे टेंस वेंस पढ़ते हैं। और इस संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, संस्कृत का अलग, देखिए संस्कृत का क्या पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण अलग से पढ़ते हैं। तो देखिए यही रहा कि भाषा बदल जाने से उसकी क्या होती है, व्याकरण भी बदल जाती है। देखिए दोस्तों, संस्कृत का संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर, हिंदी का हिंदी व्याकरण। अब देखते हैं हम लोग कि भाषा क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाषा क्या होता है। देखिए, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखिए दोस्तों, यदि मुझे
मांगना रहे मुझे 10 रुपये चाहिए, तो मैं अपने क्या कर रहा हूँ, अपने विचार को प्रकट कर रहा हूँ, यानी जो मेरे मन में विचार है उसको प्रकट कर रहा हूँ कि मुझे 10 रुपये चाहिए। यदि मुझे 10 रुपये चाहिए तो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे 10 रुपये चाहिए। मैं अपनी विचारों की आपसे अभिव्यक्ति करूँगा और जिस माध्यम से मैं करूँगा उसे क्या कहते हैं, भाषा कहता है। अर्थात मैं आपको जिस माध्यम से मांगूंगा वो हमारी भाषा, यानी मैं अपने भाषा के माध्यम से आपसे मांगूंगा कि मुझे 10 रुपये चाहिए, तो वो किसके माध्यम है, भाषा। यानी जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है किसी के सामने, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जिसके माध्यम से हम या कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है, किसी के सामने रखता है या प्रकट करता है, या उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा कितने प्रकार का होता है, भाषा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, देखिए पहला मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा क्या है, लिखित भाषा। देखिए दोस्तों, आप स्कूल में जाते होंगे, स्कूल में टीचर कहते हैं कि आज मौखिक टेस्ट होगा, यानी जुबानी टेस्ट होगा, जुबानी टेस्ट होगा, यानी आपको खड़ा कराया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा। और लिखित क्या होता है, लिखित भाषा, यानी आपको 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मान लीजिए 5 क्वेश्चन टीचर ने दिए और उसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर उसे दिखाना है टीचर को। देखिए मौखिक मतलब बोलना है, यानी जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ भाषा, यानी आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या कहा, मौखिक, यानी बोलकर प्रकट कर रहा हूँ, मैं अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहा हूँ कि मौखिक भाषा है, इसे कहते हैं, लिखित भाषा इसे कहते हैं। तो देखिए मौखिक भाषा यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे, अपने विचारों को खुद मुख से बोलकर प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब होता है बोलना, बोलकर प्रकट करना। मौखिक का मतलब क्या होता है, बोलना। देखिए दोस्तों, भाषा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, देखिए दोस्तों, लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है और सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मौखिक भाषा, जो व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला सुनेगा। देखिए हम बोलेंगे तो आप सुनेंगे, तो सीधा सिंपल है कि जब हम बोलेंगे आप सुनेंगे, तो वो क्या होगा, मौखिक भाषा होगा। यदि हम लिखेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसे क्या कहेंगे, लिखित भाषा। यानी जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है और सामने वाला सुनकर उसे ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला पढ़कर उसे समझता है या ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। देखिए दोस्तों, मौखिक भाषा का तो उदाहरण हम बता दिए कि मैं बोल रहा हूँ। जैसे लिखित भाषा का उदाहरण क्या है, जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो क्या है, लिखित भाषा। उसमें आपको बोलकर चीज़ें नहीं समझाई जाती है, आपको खुद पढ़कर उसमें समझना रहता है। तो देखिए ये भाषा हो गया, भाषा का प्रकार हो गया। अब देखिए कुछ भाषा है, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा क्या होता है। देखिए मातृभाषा क्या होता है, बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा है, मातृभाषा। देखिए दोस्तों, जैसे मातृ का मतलब है माता पिता, मातृ का मतलब होता है माता। माता कहाँ रहती है, तो परिवार में रहती है। तो ये परिवार से रिलेटेड क्या है, परिभाषा है। देखिए परिवार में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा। यानी जब हम अपने परिवार में रहते हैं और जिस भाषा का प्रयोग हम लोग आपस में, जैसे भाई बहन, माता पिता, इनके बीच में जो बातचीत होती है, उस भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। तो कह रहा है, देखिए जैसे आप याद रख सकते हैं कि मातृभाषा, मातृ का मतलब होता है माता, और माता जी कहाँ रहती है, परिवार में रहती है। माता जी कहाँ रहती है, परिवार में रहती है। तो परिवार से शुरू होगा कि परिवार में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। देखिए दोस्तों एक बार और, मातृ का मतलब होता है माता, और माता जी कहाँ रहती है, परिवार में। तो परिवार में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। अब देखिए राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही परेशान करता है। देखिए ये मान लीजिए कोई कंट्री है, ये मान लीजिए कोई कंट्री है, और ये कोई कंट्री है, मान लीजिए इसको इंडिया मान लेते हैं, इंडिया मान लेते हैं, इसको कोई देश मान सकते हैं, कोई भी देश। देखिए यदि आप आएंगे यहाँ से आप आएंगे, आप ही को मानते हैं। देखिए आप यहाँ से खड़े हैं और यहाँ से कोई व्यक्ति है, इस देश का कोई व्यक्ति है, इस देश का कोई नागरिक है, इस देश का कोई नागरिक है। यदि आप इससे बात करना हो,
यदि आपको इससे बात करना हो तो आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे? तो आप जिस भाषा का प्रयोग करेंगे इससे आप अपने राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आप किसका प्रयोग करते हैं? अपने राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आप जब इससे बात करेंगे और आपके बीच जो भाषा होगा, भाषा का माध्यम होगा, कौन सा माध्यम होगा? राष्ट्रभाषा का माध्यम होगा। तो देखिए, इसे हम परिभाषा के रूप में बताते हैं। देखिए एक ऐसा भाषा जिसका प्रयोग हम आपस में बातचीत करने तथा दूसरे भाषा बोलने वाले तक अपनी भाषा को पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। जैसे आप हिंदी कहाँ बोलते हैं? आप हिंदी अपने देश में भी बोलते हैं और आपस में बातचीत करने तथा दूसरे भाषा बोलने वाले तक पहुंचाने के लिए करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। यानी ऐसे भाषा का प्रयोग जो हम आपस में बातचीत भी करते हैं और उसी भाषा से किसी दूसरे भाषा बोलने वाले तक अपनी भाषा को पहुंचाते हैं, तो वो माध्यम क्या होगा? राष्ट्रभाषा। यानी एक ऐसा माध्यम द्वारा हम अपने आपस में बातचीत भी करते हैं और दूसरे भाषा बोलने वाले तक अपनी भाषा को पहुंचाते हैं, उससे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखिए राजभाषा दोस्तों, मातृभाषा परिवार में बोली जाएगी, राष्ट्रभाषा क्या होगी? आपस में भी बोली जाएगी और कोई आएगा अदर कंट्री से तो उसमें हम लोग किस भाषा का प्रयोग करेंगे? उसमें जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो हमारे क्या होगी? राष्ट्रभाषा होगी। अब देखिए राजभाषा क्या होती है? अब देखिए राजभाषा क्या होती है? देखिए सरकारी स्तरों पर जानते हैं, सरकारी स्तर जितने भी, जैसे बैंक मान लीजिए, कोई डाकघर मान लीजिए, पोस्ट ऑफिस मान लीजिए, इन सब पर क्या होता है? पूरे देश का कामकाज चलता है। इसमें क्या होता है? पूरे देश का कामकाज चलता है। तो देखिए सरकारी स्तरों पर पूरे देश का कामकाज चलाया जाता है। क्या होता है? सरकारी स्तरों पर पूरे देश का कामकाज चलाया जाता है और वहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों? राजभाषा होता है। वह क्या होता है? राजभाषा होता है। यानी भाषा, देखिए एक ऐसा भाषा जिसका प्रयोग सरकारी स्तरों पर पूरे देश का कामकाज चलाने के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। यानी एक ऐसा भाषा का प्रयोग जो पूरे देश के कामकाज करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। दोस्तों यदि पूछा जाए कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो उससे पहले हम लोग का राजभाषा क्या था? तो अंग्रेजी था दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जब हम लोग का देश स्वतंत्र नहीं था तो इससे पहले हम लोग का राजभाषा क्या था? अंग्रेजी था। और देश स्वतंत्र के बाद हम लोग का राजभाषा क्या हो गया? हिंदी हो गया दोस्तों, हिंदी हो गया। देखिए राजभाषा क्या होती है? देखिए सरकारी स्तरों पर पूरे देश का कामकाज चलाया जाता है, सरकारी स्तरों पर पूरे देश का कामकाज चलाया जाता है और वहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब देखिए बोली क्या होती है? अब देखिए दोस्तों बोली क्या होती है? देखिए बोली, देखिए इस क्षेत्र में आप सुने होंगे एक कहावत है भोजपुरी में, मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए आप घर पर पूछ लीजिएगा वो कैसे है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। देखिए ये क्षेत्र है, आप देखे होंगे कि आपके घर से, आपके गांव से 3-4 किलोमीटर पर या कुछ 10 किलोमीटर पर जाने पर बोलियां बदल जाती है। यानी आप उस चीज़ को जैसे बोलते हैं लोग उसी चीज़ को बोलते हैं, लेकिन उसको अलग आवाज़ में बोलते हैं, अलग अंदाज में बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई हिंदी बोला, यहाँ पर कोई भोजपुरी बोला, यहाँ पर पूरा कोई भोजपुरी हिंदी मिलाकर बोल रहा है। यानी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के, इसको लिख लीजिएगा कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यानी मान लीजिए एक क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है वही उस क्षेत्र की क्या होती है? बोली होती है। समझिएगा बात को। इस क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसी क्षेत्र का वह क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। कह रहा है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यानी देखिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अलग भाषा बोलेगा, उसी चीज को यहाँ पर अलग भाषा की बोले जाएगा, उसी चीज को यहाँ पर अलग, यानी
अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और जब अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो वही भाषा उसकी क्या होगी, बोली होगी दोस्तों, उसी को क्या होगी, बोली होगी। देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी एक क्षेत्र के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, बोली होता है, यानी उनका वो बोली होता है। देखिए बोली हो गया। अब देखिए लिपि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब देखिए लिपि क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भाषा बोलते हैं, देखिए भाषा बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। भाषा बोलते समय जब हम बोलते हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ध्वनियाँ निकल रही है, उसी ध्वनि को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि ध्वनि चिन्हों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इसको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, लिपि कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन कितना पूछा जाता है दोस्तों। लिपि से सबसे पहले पूछेगा कि लिपि किसे कहते हैं, तो ध्वनि चिन्हों को पढ़ने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कह दिया कि व्याकरण किसे कहते हैं, आपको दे देगा, आपको परिभाषा टाइप का बना कर दे देगा ऑप्शन में भी कि इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। लेकिन जब तक आप परिभाषा नहीं पढ़े रहेंगे आपको नहीं मालूम होगा। तो देखिए लिपि किसे कहते हैं, ध्वनि चिन्हों को पढ़ने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा बोलते समय उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ध्वनि का प्रयोग करते हैं, वही ध्वनि क्या होती है, उसी ध्वनि को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं जो लिपि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लिपि से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछेगा जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में है। दूसरा पूछेगा कि उर्दू भाषा किस लिपि में है। तीसरा पूछेगा कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में है। पूछेगा कि पंजाबी भाषा है किस लिपि में है। तो आप लोग जानते हैं हिंदी का शायद आप लोग जानते होंगे कि देवनागरी लिपि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको यदि नहीं देखा तो किसी चीज़ को नहीं देखा। देखिए उर्दू क्या है, फारसी लिपि में। अंग्रेजी क्या है, रोमन लिपि में। जैसे टीचर हम लोग कहते हैं कि रोमन लिपि में 1 2 लिखो, जैसे ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। देखिए ये रोमन लिपि है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। देखिए हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और उर्दू को फारसी लिपि में, अंग्रेजी को रोमन लिपि में, और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए हिंदी को देवनागरी लिपि में, और उर्दू को फारसी लिपि में, अंग्रेजी को रोमन लिपि में, और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो का महत्व था आपको हिंदी व्याकरण की शुरुआत कराना, कि आखिर में आप लोग जो डाउट है आपके मन में चल रहा है कि हिंदी व्याकरण कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों यह बहुत ही बेसिक क्लास था हिंदी का, जिसमें मैंने बताया किसी से पूछेंगे तो आप कहेंगे कि वर्ण से शुरू करिए, क्योंकि क है, क क्या है, सबसे पहले क ख ग से शुरू करिए। नहीं दोस्तों उससे पहले भी होता है। देखिए ज्ञान से कोई महत्व नहीं होता है। आप किस लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए। आप अपने आप में भी सोचिए मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं दोस्तों, कुछ ज्ञान के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका महत्व था, इस वीडियो का महत्व था कि हिंदी व्याकरण की बेसिक क्लासेस आपको दिए जाए, ताकि आप भी अच्छे से अपनी एक जर्नी शुरुआत कर पाए हिंदी व्याकरण की। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की दोनों की क्लास आपको मिलते रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।